देखिए आपका जो संविदा नियम में हम बता रहे थे वह आपका चल रहा था कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। कल एकदम पूरा हो गया था। एक या दो क्वेश्चन आपका निश्चित बनने का चांस रहता है संविदा कल्प से। फिर एक बार 2-4 मिनट उसको दोहरा दिया जाए। संविदा कल्प है क्या? तो जब कानून संविदा के तत्व न होते हुए भी न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर या अनजस्ट इनरिचमेंट के आधार पर किसी ट्रांजैक्शन या समव्यवहार को संविदा मान लेता है, उसी को हम संविदा कल्प कहते हैं या अर्ध संविदा कहते हैं। दूसरा नियम, संविदा कल्प कई बार पूछा है किस सेक्शन में डिफाइन है? डिफाइन नहीं है, लेकिन संविदा कल्प के 5 प्रकार दिए गए हैं। तो 5 प्रकार 5 धाराओं में दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों आखिर माना जाए कि संविदा के तत्व नहीं है फिर भी संविदा? तो मोसेज बनाम मैकफार्लान का केस याद रखिए और जस्टिस का नाम याद रखिए, मैंसफील्ड। इन्होंने कहा कि इसका आधार अनजस्ट इनरिचमेंट है। कानून किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से, अरिजु ढंग से, अनुचित ढंग से धनी होने नहीं देगा। और ये आपका कई बार क्वेश्चन आया। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, हिंदी में आपका हमेशा चेंज कर रहा है सब। अनजस्ट इनरिचमेंट देखिएगा। फिर आपका 5 हमने बताया था जो असमर्थ हैं संविदा करने में उसको वस्तुएं प्रदान की गई है 68 में। और उसके जीवन की हैसियत के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति वैसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। तो किससे वसूलेंगे वो प्रतिपूर्ति या मुआवजा? उसकी प्रॉपर्टी। और 2 केस याद रखिए जिसमें एसेंशियल आपका थिंग्स या वस्तुएं बताई गई, आपका इनमैन का और नैश बनाम इनमैन का और चैपल बनाम कूपर, ये पूछा गया 2। फिर आपका 69 हितबद्धता हमने बताया था, मकान मालिक किराएदार का उदाहरण दिया भी गया है। 70 में आपका बहुत महत्वपूर्ण है क्वांटम मेरियट। अगर किसी व्यक्ति का आपका फ्री में काम करने का इरादा नहीं है, काम किया है, तो वह उसका उतना पैसा जितना काम किया है वसूल सकता है कि नहीं वसूल सकता है? तो क्वांटम मेरियट का सिद्धांत किस धारा में समाहित है? 70। माल पड़ा पाने वाले का दायित्व 71 किसके समान होगा? बेली या उपनिहिती के समान। और भूल या प्रपीड़न से सामान या वस्तुधन दे दिया गया है, तो उसके लिए भी प्रतिपूर्ति पाई जाएगी। तो तथ्य की, भूल की, विधि की, दोनों की? दोनों की। लेकिन इंग्लैंड में किस भूल के अधीन? केवल तथ्य की, विधि की भूल नहीं। ये भी पूछा गया है। यहाँ इसको हमने कोरिलेट किया था आईपीसी से कि यहाँ जो मिस्टेक और प्रपीड़न है इसको सामान्य अर्थों में लिया जाएगा, न कि 20, 21, 22 वाली भूल से, न ही 15 वाले प्रपीड़न से, धारा 15 वाले। तो इसको हमने जोड़ा था आईपीसी में एबडक्शन या अपहरण पर, आपका विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 100 आपका धारा 100 और धारा 362 आईपीसी। अब आइए देखा जाए आपका धारा 56 निकालिए। पहले इधर की जो धाराएं हैं वह निपटाई जाए और तब आपका कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन भाई मैं देख रहा था, मुझे छूट गया है आपका, संविदा का उन्मोचन। ये मैं बताया था वैसे कि संविदा का डिस्चार्ज लिखवाया था कि नहीं, मैं शायद लिखवाया था। मैं एक क्वेश्चन आपका बना है, मैं शुरुआती दौर में शायद लिखवाया था, न लिखवाया तो अलग से लिख लीजिए। आपका एक बार बना है क्वेश्चन कि संविदा का डिस्चार्ज या उन्मोचन के तरीके क्या है? तो संविदा कैसे उन्मोचित हो जाती हैं यानी कि कब, जब पालन उसका हो जाए। ये लिखवाया था मैं एक दिन, लिखवाया था मैं। 4 ऑप्शन याद। आगे देखिए 56 आ जाए भाई, छोड़िए इसको, मैं लिखवाया था। अब आइए 56 से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है पूरा मेंस में तो लगातार बनता है।
पहले तो आपका 56 पर आपका दो तीन उदाहरण देखिए। 56 में जो सिद्धांत हैं वह देखना है। वह सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया ये देखना है। भारत के उच्चतम न्यायालय का केस। और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला 56 पर क्वेश्चन बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि नैराश्य का सिद्धांत। ना है तो लिख लीजिए, उसको लिखा है नोट्स में वैसे। देखिए क्या क्या देगा हिंदी वर्जन। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हिंदी में जो देगा नैराश्य का सिद्धांत, या असंभवता का सिद्धांत, व्यर्थता का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, आपका किस से या असंभवता का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा 56। पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि असंभवता कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। एक इनिशियल असंभवता एक प्रारंभिक असंभवता या इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, और एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी कि पश्चातवर्ती असंभवता। ये याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक असंभवता में क्या होता है, करार शून्य होता है कि संविदा, तो आप कहेंगे करार। और पश्चातवर्ती असंभवता में क्या होता है, संविदा ही शून्य होती है, करार नहीं। अब पहले दोनों में अंतर समझिए। देखिए जब मैं एग्रीमेंट कहूँ इसका मतलब ये हुआ कि धारा 10 की शर्तों की वह करार पूर्ति नहीं किया, तो केवल कहाँ रह गया, करार। और जब मैं संविदा बोलूं यानी कि धारा 10 की शर्तों की वह करार क्या किया है, पूर्ति। और पूर्ति करके किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका संविदा। तो जब हम बोले कि शून्य करार और शून्य संविदा, तो फिर आपका धारा 2 कवर करना पड़ेगा कि शून्य करार की परिभाषा कहाँ दी गई है, शून्य संविदा की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो बैक होइए, पहले कंसेप्ट बनाइए सेक्शन 2 का, खूब आपका पूछा भी जाता है। फिर एक बार देखिए, पहले धारा 2 आइए। पहले यहाँ से शुरुआत करिएगा 56 के पहले। देखिए आपका जहाँ तक सेक्शन 2 की बात है, कम से कम इधर आपका कह सकते हैं कि दो परिभाषाएं याद रखिएगा। पहला 2G, वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय न हो, शून्य कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बना, भाई 10 परिभाषाएं याद करके जाइए कि वार्ड एग्रीमेंट कहाँ परिभाषित हैं, 2G में। वार्ड एग्रीमेंट किसे कहेंगे, तो जो एग्रीमेंट ला द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, विधि द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, 2G में उसे कौन सा एग्रीमेंट मैंने घोषित किया गया है, शून्य करार या वार्ड एग्रीमेंट, या इसको बातिल एग्रीमेंट कहते हैं। इसके विपरीत आ जाइए, जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, 2H में उसे क्या कहा गया है, संविदा। दोनों में अंतर याद रखिए। जो करार विधितः प्रवर्तनीय न हो, 2G में शून्य करार। जो करार विधितः प्रवर्तनीय हो, 2H में हम कौन कौन सा उसे क्या कहेंगे, संविदा। और शून्य संविदा आपका एकदम लास्ट जो आपका है 2J। थोड़ा गौर करिए, जो संविदा विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट ने सेक्शन 10 की शर्तों की पूर्ति की, उसके बाद कुछ ऐसी भौतिक या विधिक घटनाएं घटित हुई कि संविदा का पालन करना संभव नहीं। तब ऐसी दशा में
जब उसका प्रवर्तन संभव नहीं था तो वह संविदा क्या हो जाएगी? शून्य। जैसे उदाहरण के रूप में ए ने बी से विवाह का वादा किया और इसी बीच आपका विवाह मान लीजिए 31 जनवरी को होना है और इसके पहले ही ए पागल हो गया, तो सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, करार भी हुआ था, धारा 10 की शर्तों का पालन किया था, लेकिन जिस दिन संविदा का पालन होना था उसके पहले ही आपका एक पक्षकार क्या हो गया पालन के लिए अयोग्य। तो ऐसी कंडीशन में अब वह संविदा पागल से तो विवाह होगा नहीं। ऐसी कंडीशन में आपका जो लास्ट आपका है तो ये परिभाषा कहती है कि जब संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तो अब वह संविदा क्या हो जाएगी? वाइड। तीन परिभाषा याद करना है पहले। अब आइए आपका 56 देखा जाए। 56 के पैरा फर्स्ट में आपका वाइड एग्रीमेंट दिया गया है, शून्य करार दिया गया है। प्रारंभिक असंभवता, फिर याद रखिए प्रारंभिक असंभवता में आपका एग्रीमेंट ही शून्य होता है, अर्थात ऐसा करार किया जाता है जिसका पालन किया जाना संभव नहीं। अब इसको कोरिलेट करके पढ़िएगा और जब कोरिलेट करके पढ़िएगा तो सेक्शन 36 से पढ़ना है, दोनों को एक साथ पढ़िएगा। अगर ये क्वेश्चन दे कि असंभव घटना पर समाश्रित करार क्या होगा, तो अगर घटना का घटित होना ही इम्पॉसिबल है जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो धारा 36 कहती है कि ऐसा करार क्या होगा? वाइड। कोई मतलब नहीं। जबकि धारा 56 का पैरा फर्स्ट तब लागू होगा जबकि एग्रीमेंट किया गया है उस का घटना पर नहीं, उस कार्य को करने के लिए किया गया है जिस कार्य का किया जाना संभव नहीं है, तो वह संविदा तक पहुंचेगा ही नहीं, वह एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? शून्य। अब यहाँ कब शून्य होगा? जैसे ही एग्रीमेंट हुआ उसी क्षण शून्य होगा, स्वतः शून्य होगा। इसको कहते हैं वाइड एब इनिशियो। फिर हम बता दें 56 के पैरा फर्स्ट में आपका बाद में शून्य नहीं, जिस क्षण एग्रीमेंट हुआ उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या हो गया? शून्य। क्यों? क्योंकि वह विधितः प्रवर्तनीय नहीं था। अब तीन चार उदाहरण। ऐसा मैंने ऐसा कार्य करने का करार जिसका किया जाना असंभव हो तो वह स्वतः शून्य करार होता है। इस जैसे कि दो तीन उदाहरण। ए कहता है बी से कि हे बी, मैं तुमसे विवाह करूंगा अगर तुम आसमान से तारे तोड़कर ला दोगी। तो बताइए क्या तारे तोड़कर लाने का कार्य संभव है आपका? तो ये करार वाइड एब इनिशियो होगा। 56 के पैरा फर्स्ट के तहत क्या होगा? शून्य। दूसरा देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम 1 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ जाओ तो मैं तुम्हें 5 अरब दूंगा। ये करार वाइड एब इनिशियो है, असंभव है कार्य का करना, तो असंभवता के कारण करार क्या होगा? शून्य। तीसरा उदाहरण आपका बाबा वाला। जैसे कि आपका एक बाबा जी थे और एक आदमी से वादा किए कि मैं तुम्हारे लिए जादू से क्या खोद दूंगा? खजाना। तुम मुझे पैसा कुछ दे देना। तो क्या जादू से खजाने खोजने का कार्य संभव है कि असंभव? असंभव है, तो ये करार वाइड क्या होगा आपका? वाइड एमिनिशियो या प्रारंभता शून्य। ये इसमें कोई समस्या हो तो बताइए भाई। प्रारंभिक असंभवता में फिर अटैक करिए, एग्रीमेंट वाइड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है? एग्रीमेंट। अब दूसरा उपाय आइए, पश्चातवर्ती असंभवता देखा जाए। बेरेक्ट ना देखे, बेरेक्ट अभी समय लगेगा क्योंकि बड़ी धारा है ये। प्रारंभिक असंभवता में होता क्या है? इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विफलता का सिद्धांत, व्यर्थता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि सब किया किए दिए पर क्या हो गया? पानी फिर गया।
जैसे सबसे अच्छा उदाहरण दिव्यांग वालों का है कि पूरा तैयारी किए, बेचारे प्री निकाले, मेंस का फॉर्म भर दिए और 10 दिन पहले आयोग 15 दिन कह दिया, एडमिट कार्ड जारी करने के दिन भी कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, ये कह दिया कि आप अयोग्य हैं, यानी कि इस पद के लायक नहीं है। नालायक नहीं कहा लेकिन इस पद के आप लायक, मैंने वही है कि इस पद के लिए नालायक है। मैंने हम भाई उदाहरण दिया जा रहा है, कोई बुरा ना माने। तो सब कुछ सही था बेचारों का, लेकिन ऐसा आयोग ने आपका घन चक्कर चलाया कि मेंस की परीक्षा से ही पहले क्या हो गया, सब चौपट हो गया। तो उसी प्रकार थोड़ा दिमाग लगाइए पहले कि कोई एग्रीमेंट हुआ, वह एग्रीमेंट धारा 10 की शर्तों की पूर्ति किया तो संविदा बन गया। सब कुछ सही था, संविदा का पालन भी संभव था, लेकिन बाद में पालन के पहले ही या तो कोई ऐसी भौतिक बात हुई या विधिक बात हुई, तो पहला क्वेश्चन बिहार का कि कोई संविदा असंभव कैसे हो जाएगी, भौतिक कारणों से कि विधिक कारणों से कि दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। बताइए, हमने क्या बताया, फिजिकल भी और लीगल भी। तो एक आपका भौतिक कारण देखा जाए, भाई दोनों मार्क कराइए, पहला क्वेश्चन आपका अचीव कराया जा रहा है। और दूसरा विधिक एक उदाहरण दिया जाए, यानी कि भौतिक रूप से संविदा का अब पालन संभव नहीं रहा। दूसरा आपका विधिक रूप से पालन संभव नहीं रहा, कानून का हस्तक्षेप हो गया। तो आपका एक उदाहरण भौतिक का दिमाग में बैठाइए और दूसरा उदाहरण किसका, आपका विधिक का। मान लीजिए ए ने बी से वादा किया था कि तुम्हारे विवाह में मैं शौचालय डांस करूंगा और नागिन डांस करूंगा। ए ने बी से वादा किया और बी का विवाह मान लीजिए 31 जनवरी का था, तो 30 जनवरी का को पैर ए का स्लिप कर गया और पैर टूट गया। तो बताइए विधिक बाधा आई कि भौतिक, भौतिक। तो अब डांस कैसे करे बेचारा, क्योंकि उसके बस में तो अब कुछ नहीं है। तो सब कुछ सही था, संविदा भी सही थी, लेकिन जिस दिन डांस करना था उसके पहले ही क्या हो गया, आपका पैर ही टूट गया। तो ऐसी दशा में अब ये करार शून्य नहीं हुआ, ये पालन असंभव हो गया। सब कुछ सही था लेकिन व्यर्थ हो गया अंत में। डॉक्टर आप फ्रस्ट्रेशन लागू करिएगा और ये संविदा अब क्या हो गई, शून्य, क्योंकि अब प्रवर्तन के लायक नहीं है। यही तो मैं 2J में लास्ट परिभाषा में बताया 2J में कि जो संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती उस संविदा को हम क्या कहते हैं, शून्य। दूसरा ये भौतिक उदाहरण हो गया, थोड़ा विधिक देखिए। ए ने बी से करार किया था कि इस जंगल से हम लकड़ी काटेंगे और तुम्हें सप्लाई करेंगे। तब तक सरकार ने कानून बनाया और जंगल से लकड़ी काटने पर पूरी तरह क्या लगा दिया, प्रतिबंध। अब आप लोग बताइए, यहाँ कानून का हस्तक्षेप हुआ कि भौतिक, कानून का, यानी कि कानून में बदलाव के कारण संविदा का पालन संभव, क्योंकि जंगल से लकड़ी काटने पर पूरी तरह क्या लगा दी गई, रोक। तो ऐसी कंडीशन में ये संविदा अब क्या हो जाएगी, शून्य, क्योंकि अब पालन संभव नहीं। तो अब आइए आपका इतिहास वाइज चला जाए अब सही रहेगा, सामान्य बातें हो गई, अब इसका इतिहास देखना है। अब आपका तो असंभवता कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक प्रारंभिक और दूसरा पश्चातवर्ती। प्रारंभिक असंभवता में बताइए करार शून्य होता है कि संविदा, करार। पश्चातवर्ती असंभवता में क्या शून्य होता है, संविदा। अब आइए सबसे पहले असंभवता का सिद्धांत या नैराश्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देखिए जहाँ तक इंग्लिश विद की बात है, केस अब आइए, पहला केस है पैराडाइन बनाम जेन का केस है। पैराडाइन बनाम जेन क्वेश्चन आ चुका है, फिर मैं बता दूं। पैराडाइन बनाम जेन के बाद में
शुरुआती दौर में ये न्यायालयों ने इंग्लैंड के कहा कि जब एक बार संविदा की गई है तो संविदा हो जाने के बाद चाहे भौतिक बाधा आती हो पालन में या विधिक बाधा, वह संविदा को शून्य नहीं कर सकती। यानी कि प्रारंभिक समय में पैराडाइन बनाम जेन के वाद में ये सिद्धांत आया कि अगर संविदा की गई है तो बाद में चाहे विधिक बाधा आ जाए या भौतिक बाधा आ जाए, उसका संविदा पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं? नहीं, नहीं पड़ेगा। ये शुरुआती दौर का नियम है। चलता रहा मामला, चलता रहा। केस आ जाइए, केस आया टेलर बनाम कार्डवेल का 1863 का, जस्टिस ब्लैकबर्न। अब यहीं आपको यहीं से टर्न लेगा भाई, याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पहले बना लिया जाए। सर्वप्रथम असंभवता का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? टेलर बनाम कार्डवेल। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित किया गया? टेलर बनाम कार्डवेल। टेलर बनाम कार्डवेल। फिर किस जज ने असंभवता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जस्टिस ब्लैकबर्न ने प्रतिपादित किया। ये भी याद रखना है। अब देखिए इस केस में हुआ क्या। सर्वप्रथम है कैसे, और अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जज के नाम सहित। देखिए इसमें हुआ क्या, एक व्यक्ति ने एक संगीत गृह बुक कराया। एक एक दो दिन पहले, जिस दिन फंक्शन होना था, एक दो दिन पहले संगीत गृह में आग लग गई और संगीत गृह जलकर खाक हो गया। तो जो ए था, यानी कि जो संविदा किया था, वह गेस्ट हाउस वाले के खिलाफ मुकदमा किया और कहा कि हमारे संविदा का पालन करवाया जाए। आपका गेस्ट हाउस वाला कह रहा था कि हजूर, जब गेस्ट हाउस ही जलकर राख हो गया तो हम कहाँ से संविदा का पालन करें? क्या राख पर हम इनका कार्यक्रम कराएं कि आग में कराएं, कि राख बिखरी हुई है, राख पर ही कर ले, हम क्या करें? तो विपक्षी की ये डिमांड थी, यानी कि जिसका गेस्ट हाउस था, कि हजूर पैराडाइन बनाम जेन के वाद में जो प्रतिपादित सिद्धांत था वो गलत था, अतः उस सिद्धांत को बदला जाए और असंभवता का सिद्धांत लागू किया जाए, क्योंकि अब हमारे बस में कुछ नहीं है, गेस्ट हाउस जल चुका है, मैं कार्यक्रम कहाँ कराऊं? तो गेस्ट हाउस वाले की बात न्यायालय ने स्वीकार की और सर्वप्रथम व्यर्थता या विफलता, पश्चातवर्ती असंभवता या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का सिद्धांत जस्टिस ब्लैकबर्न ने क्या किया? प्रतिपादित। और ये कहा कि अगर यहाँ 2 पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है, प्रतिपादित हो गया कि कुछ दशाओं में 2 पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि अगर संविदा में लिखा गया है, अंतर्निहित शर्त है कि चाहे कुछ भी हो जाए संविदा का पालन करना ही होगा, तब तो भाई असंभव संविदा नहीं होगी। लेकिन ये है कि संविदा में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो अगर कोई विधिक या भौतिक बाधा आती है जिसके कारण संविदा का पालन संभव नहीं है, तब वह संविदा क्या होगी? शून्य। तो अंतर्निहित शर्त नहीं है कोई, तो संविदा शून्य। लेकिन यह है कि भले बाधा आ जाए, आपको ये काम क्या होगा? करना होगा, तब शून्य नहीं होगी। इस सिद्धांत को अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, जो टेलर बनाम कार्डवेल का सिद्धांत है, अब ये केस आता है, बहुत बार आया है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया 1954 ईस्वी में। जस्टिस B.K. मुखर्जी ने स्वीकार किया। सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम, बहुत महत्वपूर्ण है, खूब केस पूछा गया है। सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम का केस किस धारा से है? 56 से।
किस वाद में दिए गए निर्णय को भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया? तो टेलर बनाम कार्डवेल के वाद में क्या कहा कि भारत में भी नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं लागू होता है? और आपका, लेकिन मैं बता दूं, इस केस में संविदा को शून्य घोषित नहीं किया गया और ये कहा गया कि अगर व्यापारिक मामला है, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों के आधार पर हम संविदा को शून्य घोषित नहीं करेंगे जब तक कि कोई बड़ी बाधा न आए। छोटी छोटी समस्या तो आती ही रहती है, इसमें आपका कोई शक नहीं है। तो क्या उस समस्या के कारण आदमी हार मान ले? आपका हार नहीं माने। तो उसी प्रकार शून्य घोषित नहीं की गई थी संविदा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बताया कि भारत में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत क्या है। तो 3 केस बताइए। पहला कौन सा केस है? सर्वप्रथम जिसमें कि कहा गया असंभवता का सिद्धांत लागू नहीं होता, पैराडाइन बनाम जैन। फिर दूसरा कौन सा केस है जिसमें असंभवता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? टेलर बनाम कार्डवेल। जस्टिस कौन थे? ब्लैकबर्न। भारत में किस केस में स्वीकार कर लिया गया टेलर बनाम कार्डवेल के वाद को? तो सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम। जस्टिस कौन है? बी के मुखर्जी। 3 केस इधर याद रखिए। अब आधार देखिए, आखिर कोई संविदा किन किन आधारों पर शून्य घोषित की जा सकती है? आधार देखना है और केस देखना है। देखिए पहला आपका आधार, संविदा के पक्षकार के मृत होने पर या अक्षम होने पर। अब देखिए आपका क्या यानी कि अगर संविदा की गई है और संविदा के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, संविदा इस प्रकृति की है कि उसका पालन केवल पक्षकार ही कर सकता था, उसके प्रतिनिधि नहीं कर सकते थे, तो संविदा शून्य होगी कि वैध होगी? शून्य। आइए पहला उदाहरण देखा जाए। ए ने बी से विवाह की संविदा की और ए मर गया, तो ये संविदा वैध होगी कि अब शून्य हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये संविदा व्यक्तिगत गुण पर आधारित थी और ए के प्रतिनिधि इसका पालन नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण देखिए। ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें 5 किलो चावल दूंगा। ए मर गया, तो मैं बताया था कि ए के प्रतिनिधि 5 किलो चावल देने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं? तो ये संविदा ऐसी है कि व्यक्तिगत गुण पर आधारित नहीं है, अतः ए के प्रतिनिधि बाध्य होंगे कि नहीं? होंगे। और बी को कितना चावल देंगे? 5 किलो, और बी पैसा दे। ये आपका मृत मृत्यु पर बताया गया। दूसरा अक्षमता। ये अक्षमता का मतलब कि सब कुछ सही था, संविदा का पालन भी संभव था, लेकिन पालन के पहले ही कुछ ऐसी भौतिक या विधिक घटनाएं हुई कि आपका पालन संभव नहीं रहा। तो एक उदाहरण देखिए। उदाहरण विवाह का ही सबसे अच्छा देख लिया जाए। ए ने बी से विवाह का वादा किया और ए विवाह के 1-2 दिन पहले ही पगला गया, यानी कि पागल हो गया। तो अब पागल हो गया तो धारा 11 के तहत सक्षम है संविदा करने में कि अक्षम? अक्षम है। तो सब कुछ सही था, लेकिन 1 दिन पहले सब क्या हो गया? चौपट। तो मैं लगातार बताता हूँ कि जब तक 7वां फेरा पूरा न हो जाए तब तक विवाह पूर्ण नहीं होगा। उसके बाद भी समस्या है। 7वें फेरे के बाद कोई भरोसा नहीं है कि विवाह कायम ही रहेगा, कहीं पहले दिन से लातम जुत्तम न चलने लगे, कोई भरोसा नहीं है। तमाम ऐसे उदाहरण समाज में विद्यमान हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमा जाकर देखिए फैमिली कोर्ट में है। मैंने वही है कि आपका नियम ये है कि हम बड़े तो हम बड़े, यानी कि हम बड़े तो, जैसे कि हमने बताया था जूरिस्प्रूडेंस में, जो पोप ग्लेसियस का सिद्धांत था कि राज्य और चर्च में विवाद हुआ। राज्य कह रहा था कि हम बड़े और चर्च कह रहा था कि हम। जैसे कि यूक्रेन का भी मामला है, तो उसमें और कुछ नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हम बड़े हैं, तो रूस कह रहा है हम बड़े।
और कोई उसमें समस्या ही नहीं है। मैं बता दूं, अगर आज यूक्रेन ये घोषणा कर दे कि अमेरिका से हम सारे संबंध समाप्त करते हैं, तो 2 मिनट के अंदर युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त। लेकिन वही है कि अमेरिका ऐसे अब होने जल्दी नहीं देगा आपका। 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा युद्ध, बस हम बढ़े तो हम बढ़े। तो उसी प्रकार आपका उसका उपाय जो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत, यानी कि हितों में टकराव को क्या किया जाए, कम किया जाए। आप भी कुछ डाउन होइए, हम भी डाउन हो, दोनों 56 इंची सीना वाले ही रहेंगे, तो कहाँ से टकराव रुकेगा। तो वहीं एडजस्ट करने में आजकल का जो युग है, तमाम ऐसी घटनाएं पीड़ित आ रहे हैं। तो उसका भाई बैलेंस बनाना ही होगा हर एक जगह, नहीं तो जीवन चल ही नहीं पाएगा हर एक जगह। आगे देखिए, आपका ये तो हम बता रहे थे, आपका अक्षमता बता रहे थे। एक केस आ जाइए अक्षमता में। अक्षमता में कई प्रकार की अक्षमता हो सकती हैं। अक्षमता में आपका, जैसे कि हमने पढ़ाने की संविदा आपसे की और गला ही खराब हो गया, तो भाई संविदा क्या हो गई। सुन, ए ने कहा था बी से कि तुम्हारे बारात में हम पियानो बजाएंगे, हाथ ही टूट गया, अब क्या करेंगे। पैर ही टूट गया तो क्या करेंगे। एक्सीडेंट हो गया। तो रॉबिन्सन बनाम डेविसन का केस, पियानो रॉबिन्सन बनाम डेविसन का केस है कि इस केस में पियानो बजाने की संविदा हुई थी। एक ने कहा था दूसरे की कि तुम्हारे फंक्शन में हम क्या बजाएंगे, पियानो। तब तक हाथ ही क्या हुआ, टूट गया। अब मुकदमा हुआ तो दूसरा पक्षकार कहा कि हजूर, जब हमारा हाथ ही टूट गया तो कहाँ से हम पियानो बजाएंगे। अतः ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, इस संविदा को क्या करिए, असंभव मानिए और 56 के पैरा सेकंड के तहत क्या करिए, सुन। दूसरा आधार देखिए, विषय वस्तु की बर्बादी। तो विषय वस्तु की बर्बादी करा दिया जाए। आपका 3 केस इसमें नोट्स में है। पहला टेलर बनाम कार्डवेल, तो क्या बर्बाद हो गया था, गेस्ट हाउस। क्या बर्बाद हुआ था वहाँ, गेस्ट हाउस तो जला था। दूसरा हावेल बनाम कूपलैंड। हावेल बनाम कूपलैंड में आलू, देखिए आलू वाला केस है। ए ने बी से वादा किया कि जो हमारे खेत में आलू उत्पन्न होगा, पूरा आलू मैं अपने खेत का बेचूंगा। देखिए, ये नहीं हुआ कि बाहर से लेकर, आलू मैं बेचूंगा नहीं, जो हमारे खेत में, यानी कि शर्त ये लगी है कि जो हमारे खेत में उत्पन्न होगा वहीं बेचेंगे, बाहर से हमारा कोई इरादा नहीं है। और आलू में रोग लग गया, पूरा आलू क्या हुआ, नष्ट। तो ऐसी कंडीशन में बताइए अब संविदा क्या होगी। सुन भाई, संविदा आप कहाँ से आलू दे जब रोग लग गया। तो आपका रोग लग गया, तो कौन सा केस है आलू वाला, हावेल बनाम कूपलैंड। आइए भारत में, बी एल नरसू बनाम पी एस बी अय्यर। सिनेमा हॉल गिर गया, यानी कि मान लीजिए 2 दिन पहले टिकट बुक कराए, तब तक एक दिन पहले सिनेमा हॉल क्या हुआ, धंस गया। तो अब बताइए आप लोग कहाँ सिनेमा देखेंगे। मुकदमा कर दिया कि हमारा टिकट हम खरीदे थे, सिनेमा देखवाओ। तो जाकर कहाँ देखिए, आपका वहीं कबाड़ में देखिए, वहीं बैठिए और वहीं पर्दा लग गया क्या। तो संविदा भाई शून्य होगी, देखना नहीं सिनेमा आप। अगला देखिए, किसी विशेष घटना का घटित न होना। तो अगर क्रेल बनाम हेनरी का केस है, राजा का जुलूस वाला। ये हुआ था कि राजा का जुलूस निकलेगा तो हम इतना देंगे, पैसा बैठेंगे। जुलूस ही नहीं निकला तो पैसा किस बात की। तो संविदा क्या हो गई, सुन। विधि में परिवर्तन तथा सरकार का हस्तक्षेप। तो अगर कानून में परिवर्तन हो गया, संविदा का पालन संभव नहीं रहा, तो अब वह संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस पर जो केस है मान सिंह बनाम खजान सिंह का पूछा जाता है। जंगल से क्या करना, लकड़ी। अंडरलाइन कर लीजिए, मान सिंह बनाम खजान सिंह। थोड़ा इज्जत से नाम लिया जाएगा क्योंकि आगे क्या लगा है। हाँ, मान सिंह वर्सेज खजान सिंह ऐसे बोला जाता है। तो इसमें हम लकड़ी वाला उदाहरण बता ही दिए है, कि बताया जाए फिर जंगल से लकड़ी वाला। अगला ये सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। टेलर बनाम कार्डवेल के बाद में इसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, स्वीकार किया।
इस केस में अगर सरकार का हस्तक्षेप अस्थायी है, जैसे 5 दिन के लिए रोक दिया गया, 10 दिन के लिए, तो इससे संविदा शून्य। मान लीजिए जंगल से लकड़ी काटने पर सरकार ने 5 दिन के लिए रोक लगा दी, तो क्या आप संविदा 5 दिन के लिए शून्य हो जाएगी? नहीं, 5 दिन बाद फिर शुरू हो जाएगी, उतने समय तक स्थगित रहेगी भले ही, लेकिन समाप्त। यानी कि अस्थायी हस्तक्षेप के कारण सरकार के कोई संविदा शून्य नहीं होगी। ये किस केस में कहा गया? तो सत्यव्रत घोष बनाम अब युद्ध आ जाइए, यूक्रेन और रूस का युद्ध करा दीजिए। युद्ध के पहले अगर संविदा यूक्रेन और रूस के लोगों ने की है, तो युद्ध के दौरान वह संविदा निलंबित रहती हैं। लेकिन जो संविदा आपका शत्रु को माने फायदा पहुंचाए, वह संविदा निलंबित नहीं, अब क्या होगी? शून्य होगी। ये पहले संविदा की गई है। और युद्ध के दौरान जो संविदा दो देशों के बीच होती है युद्धरत, वह पूरी तरह शून्य होती है। आपका आ जाइए भूमि का पट्टा, अगर कब्जा दे दिया गया है तो विफलता का सिद्धांत लागू नहीं होगा, और कब्जा नहीं दिया गया है तो विफलता का सिद्धांत क्या होगा? लागू। तो पट्टा हमने बताया था कि मान लीजिए आपने एक उदाहरण देखे, किराएदार वाला ही उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा है लास्ट में। एक गया मकान मालिक के यहाँ कि हमें किराएदारी चाहिए, एडवांस में पैसा दे दिया, कहा कि हम 3 दिन बाद आएंगे, तब तक मकान गिर गया, तो ये पट्टा शून्य हो जाएगा, क्योंकि कब्जा अभी मकान मालिक ने मैंने किराएदार को दिया, लेकिन कब्जा दे दिया 1 माह के लिए, उसके उस बीच में अगर क्या हो गई, मकान गिर गया, तो ये संविदा शून्य नहीं होगी, क्योंकि इसका निष्पादन हो चुका है। यानी कि किराएदार को कब्जा क्या किया गया है? दे दिया गया। इस प्रकार आपका संभवता का सिद्धांत के आधार भी बता दिए गए, केस भी याद रखना है, और आपका अभौतिक रूप से भी असंभवता और किस रूप से? विधिक, दोनों। अगला अध्याय हम शुरू करते हैं। आपका ये अध्याय नंबर 6 और धारा 73 से लेकर 75 तक। इस अध्याय से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बता दूं, आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। या तो केस पूछ ले, या आपका कह सकते हैं कि जज का नाम पूछ ले, या जो भी पूछे, पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका बनाया जाए, और तब आपका इस चैप्टर को शुरू किया जाए। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले आपका कुछ मैक्सिम देखा जाता है। यह चैप्टर इस सिद्धांत पर आधारित है कि यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि पहला नियम यूबी जस आईबी रेमेडियम, इसका ये सिद्धांत पहले समझिए, तब आपका आगे बताया जाए। वैसे भाई सेक्शन वाइज ज़्यादा क्वेश्चन बना है, केस वाइज गलत ना हो, मैं बता दूं, ये नहीं कि सेक्शन ही इधर गलत मार कर आ जाइए। अभी हम रटवाएंगे 2-3 बार, लेकिन पहले एकदम शुरुआती दौर से चला जाए, एकदम प्रारंभिक चरण से। भाई आपका कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है, यानी कि कॉमन लॉ का मतलब इंग्लैंड की सामान्य विधि। तो मैं जूरिस्प्रूडेंस में बताया था, जो परंपराओं पर आधारित इंग्लैंड के कानून हैं, जो प्रथाओं पर आधारित हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉ कहते हैं। और टाट किस पर आधारित है? पूरी तरह कॉमन लॉ। दूसरा नियम देखिए, तो यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यानी कि अगर वादी के पास कोई अधिकार है, उस अधिकार का हनन किया जाता है, वायलेशन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हर हाल में रेमडी मिलनी चाहिए, उपचार मिलना चाहिए, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना व्यर्थ है। बिना उपचार के अधिकार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मूल अधिकार पर पहले कोरिलेट करिए।
अगर हमें फंडामेंटल राइट मिला है तो हर हाल में अगर राज्य हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो हमें रेमडी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रेमडी होती है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी किस आर्टिकल के तहत? 226 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? 32 रेमेडियल उपचारात्मक अधिकार है, लेकिन एक मूल अधिकार है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट बनाया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन याद रखिए, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार व्यर्थ हो जाएगा। अतः अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यही अनुच्छेद आपका संविधान की आत्मा और क्या है? हृदय। सतर्क रहना। क्यों कहा? क्योंकि बिना उपचार की बात, अधिकार की बात सोचना क्या है? व्यर्थ। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय आपका जस्टिस होल्ट को जाता है। और निर्वाचन से संबंधित केस था टाट में एसबी बनाम व्हाइट का केस, यही है ना? हाँ भाई, देखिए एसबी बनाम व्हाइट का केस है, जस्टिस होल्ट हैं। 1703 का केस है। और सबसे पहले यूबी जस आईबी रेमेडियम का सिद्धांत क्या किया इन्होंने? लागू। दूसरा मॉडल है, ये तो हमने सिद्धांत बताया। तो अब जो आपका 3 एंगल से उपचार आप देखिएगा। अपकृत में क्या उपचार है? आई आपराधिक मामलों में यानी कि आईपीसी में क्या उपचार हैं? और संविदा भंग पर क्या उपचार है आपका? ये क्वेश्चन बीएचयू एलएलएम से लेकर हर एक जगह पूछा जा रहा है। गलत ना हो मैं बता दूं। देखिए, आपराधिक विधि में पहले उपचार भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पहले आपका टाट और क्रिमिनल लॉ खत्म हो जाए कोरिलेशन। अगर कोई व्यक्ति आईपीसी के तहत अपराध करता है तो उसके विरुद्ध क्या रेमडी है? तो उसे सेंशन दिया जाता है, दंड दिया जाता है। और दंड कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं? 5। और किस धारा में आईपीसी के है? 53। यानी कि आपका जो 53 में 5 प्रकार के वर्तमान में दंड हैं, उनमें से एक या एक से अधिक सजाएं अभियुक्त को दी जाती है। इसी को रेमडी कहते हैं अपराध होने पर। अब अपकृत में आ जाइए। अगर दुष्कृत या अपकृत या टाट किसी व्यक्ति ने किया है तो खूब बिहार पूछा जाता है दुष्कृत में क्या क्या रेमडी है? तो पहला अपर नुकसानी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेज हो गया। दूसरा इंजक्शन या व्यादेश। और तीसरा संपत्ति का संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्जन, संपत्ति की वापसी। संपरिवर्तन ना है तो क्या मारना है? ये तीनों उपचार किस में उपलब्ध है? टाट में। अब यहाँ जो आपका टाट में पूछा जाता है कि मुख्य उपचार क्या है? तो मुख्य उपचार है अपर क्षति पूर्ति। याद रखिए मुख्य उपचार क्या है। अब संविदा में आइए। अगर ए ने बी सब संविदा नियम में आइए। अगर ए ने बी से संविदा की और ए अपना वचन तोड़ देता है, अपना वादा तोड़ देता है, अर्थात संविदा भंग करता है, तो बी के पास क्या उपचार होगा? तो संविदा भंग के मामले में 4 उपचार उपलब्ध है। पहला आपका संविदा का विशिष्ट पालन। दूसरा आपका प्रतिकर। तीसरा आपका क्वांटम मेरियट। और चौथा इंजक्शन या व्यादेश। तो संविदा का विशिष्ट पालन संविदा अधिनियम में नहीं दिया गया है। इसके लिए एक अलग कानून बना है जो हम पढ़ाए भी थे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुबह वाले पीरियड में पढ़ाया गया था। संविदा का विशिष्ट पालन। अब यहाँ दूसरा आपका कंपसेशन है कि संविदा भंग के मामले में आप मुआवजा वसूल सकते हैं। ये जरूर है कि मुआवजे के बारे में प्रावधान संविदा अधिनियम में ही है,
अध्याय 6 में है और धारा 73 से लेकर कहाँ तक 75। यानी कि ये जो तीन धाराएं हैं ये किसके बारे में है, कंपसेशन यानी कि प्रतिकर। फिर क्वांटम मेरियट हमने बता ही दिया है कि धारा में अभी दोहराया भी गया 70 में। और इंजक्शन आपका अस्थाई होगा तो सीपीसी और अस्थाई होगा तो ये सारे। तो इंजक्शन मने व्यादेश यानी कि किसी कार्य को करने या न करने का न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। ये आदेश कुछ समय के लिए हो सकता है तो अस्थाई, हमेशा के लिए होगा तो अस्थाई। कुछ समय के लिए है तो सीपीसी का आदेश 39, हमेशा के लिए है तो आपका सीपी वो ये सारे आपका 37 38 इत्यादि धाराएं हैं। अब उतना नहीं जानना है बस ये जानना है कि ऐसा। अब देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले ये देखना है। संविदा भंग के मामले में मुख्य उपचार कौन है? भाई इतना तो सब लोग जानते हैं कि चार उपचार हैं। अब मुख्य और सहायक उपचार, तो अगर संविदा भंग के मामले में मुख्य उपचार पूछे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मारिएगा, संविदा का विशिष्ट पालन। जिस चीज के लिए संविदा हुई थी वही चीज हमें दिलवाई जाए, तो ये कोटेशन जर्मी बेंथम का है। और इसी कोटेशन पर आपका ये आपका ये सारे आधारित भी हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसी कोटेशन पर आधारित है कि जो वस्तु मेरी है मुझे दे दी जाए, बदले में मुझे धन लेने के लिए या अन्य वस्तु लेने के लिए बाध्य न किया जाए। यद्यपि मुझे धन या अन्य वस्तु दिलवाई जाती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक उदाहरण देखिए लास्ट में, ए ने बी से करा संविदा की कि हम तुम्हें अपना मकान बेचेंगे। ए बाद में बेचने से इनकार कर दिया तो बी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए ए के खिलाफ और कहे कि ए से ये मकान हमें क्या करवाया जाए, बेचवाया जाए, क्योंकि ए ने वादा किया था। तो अगर न्यायालय आदेश दे कि ए अपना मकान बी को बेचे, इसी को हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्या कहते हैं, कांटे। दूसरा उपाय है कि न न्यायालय बेचवाने का आदेश दे तो कंपसेशन दिलवा दे, तो प्रतिकर का निर्धारण संविदा अधिनियम की धारा से की धारा तक 73 से लेकर कहाँ तक 75। तो अब पूछा जाता है सहायक उपचार क्या है, तो सहायक उपचार कंपसेशन है। क्या है? मुख्य उपचार कौन है? संविदा का विशिष्ट पालन, ये बीएचयू एलएलए में आता है एक बार। सहायक उपचार क्या है? तो प्रतिकर। अब अगला क्वेश्चन, संविदा अधिनियम के तहत कौन सा मुख्य उपचार प्रावधानित है? संविदा देखिए, संविदा अधिनियम के तहत, बाहरी कानून नहीं, सतर्क रहिए। संविदा अधिनियम के तहत कौन सा संविदा भंग पर मुख्य उपचार है? तो दूसरा कानून नहीं पूछ रहा है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में ही पूछ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में पूछे तो धारा 73 से लेकर 75 तक में क्या दिया गया है, कंपसेशन। अब धारा पहले याद रखिए, सेक्शन वाइज पूछा जाता है। सेक्शन 73 में, हेलो हेलो, हाँ हेलो, देखिए नहीं तो फिर से लाइव करिए दोबारा। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। 1 मिनट बाद आवाज जाती। हेलो। जा तो रही है आवाज। ओ, 1 मिनट। 1 मिनट बाद यहाँ से जाती है ना लेट। और ट्रेन लेट रहता है कि 1-2 मिनट बाद देखिए आगे भाई। मेन प्रतिकर पर देखिए अब आपका सेक्शन याद करिएगा। 73 में अनलिक्विडेटेड आपका कंपसेशन, लिक्विडेटेड पूछे तो 74, और अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करने वाला कंपसेशन का हकदार होगा 75। तो क्वेश्चन खूब भरम जाते हैं लोग। अपर निर्धारित दे तो 73, पर निर्धारित दे तो 74, और अधिकार पूर्वक संविदा का भंग करने वाला पाएगा प्रतिकर तो 75। ये कम से कम सेक्शन पहले याद रखिए। इसके बाद अगला ये देखा जाए, आपका केस पहले देखा जाए। जो ये कहा, अब जो पूछा जाता है कि अप माने कंपसेशन पर लीडिंग केस कौन सा है, उपनाम भी पूछा है। तो बहुत एक ही लीडिंग केस है मुख्य रूप से, वैसे 2-3 केस याद रखिएगा। हैडले बनाम वैक्सनडेल। जज का नाम भी पूछा गया है, एल्डरसन। फिर हम बता दें, यानी कि जो धारा 73 अपर निर्धारित प्रतिकर की बात करेगी, वह किस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। तो हेडले बनाम वैक्सनडे डेल 1854। जज का नाम पूछा गया है 2 बार, गलत न हो, एल्डरसन। इसका उपनाम मैं लिखवाया हूँ, क्रैंक सैफ्ट वाला केस, यानी कि क्रैंक सैफ्ट वाला केस। अब आइए इसमें आपका देखिए क्या क्या पूछा जाता है। जनरल कंपसेशन और स्पेशल कंपसेशन, यानी कि सामान्य नुकसानी और विशेष नुकसानी में अंतर सर्वप्रथम किस केस में बताया गया। तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि हैडले बनाम वैक्सनडे। किस जज ने बताया, तो आपका जस्टिस एल्डरसन। दूसरा नियम आइए, संविदा भंग के मामले में कौन सी नुकसानी दिलवाई जा सकती है, सामान्य, विशेष, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। दोनों मार्क कराना है। फिर आपका विशेष नुकसानी कब दिलवाई जाती हैं, जब विशेष परिस्थितियों को दूसरे पक्षकार को क्या कर दिया गया हो, बता दिया गया हो। यही याद रखिए। तो आपका इस केस को थोड़ा अच्छे से देखिए, उसके बाद बेयर एक्ट हम शुरू करते हैं। देखिए, एक मिल चलती थी, उसका एक पुर्जा खराब हो गया था, उसको बनने के लिए दिया गया। जिसको बनने के लिए दिया गया, वह कहा था कि 2 दिन में हम बनाकर वापस कर देंगे। तत्पश्चात लग गया 5 दिन। फिर आपका जिसने मशीन दिया था बनने के लिए, वह मुकदमा किया और ये कहा कि हजूर 3 दिन डिले करके ये मशीन दिया है बनाकर, अतः 3 दिन का हमें कंपसेशन दिलवाया जाए। जो संविदा 3 दिन बाद ये पालन किया है, तो ये आपका हो गया, कह सकते हैं कि सामान्य नुकसान। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मिल वाला ये कह रहा था कि 3 दिन इस के कारण जो हमारी मिल बंद रही और उसके कारण जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भी भरपाई ये करें। तो ये हो गई विशेष नुकसान। तो न्यायालय ने ये कहा कि अगर आप इनको बता दिए रहते, जिसको बनने के लिए क्रैंक शाफ्ट दिए हैं, कि अगर ये बता दिए रहते आप कि देखो इतना नुकसान हो जाएगा अगर 2 दिन से अधिक अगर करते हो, ये भी नुकसानी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी, तब तो विशेष नुकसानी आपको दिलवाई जाती। लेकिन बताए नहीं हैं, तो विशेष नुकसानी दिलवाई जाएगी कि नहीं, नहीं। तो सामान्यतः सामान्य नुकसानी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कैसे नुकसानी, विशेष भी। तो सामान्यतः कौन से नुकसानी दिलवाई जाती हैं, सामान्य। लेकिन विशेष दिलवाई जा सकती हैं कि नहीं, दिलवाई जा सकती हैं।
जब आप दूसरे पक्षकार को विशेष परिस्थितियों का क्या करा देंगे, ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी आपका, दूसरा उदाहरण देखिए अपने मन से दिया जाए, वो तो कानूनी उदाहरण था, क्रैंक शाफ्ट वाला केस। एक अपने मन से उदाहरण दिया जाए, मान लीजिए कुंभ मेला लगना है, एक आदमी दिल्ली से बुक किया टेंट और स्पष्ट बता दिया कि ये टेंट हम कुंभ के लिए ले रहे हैं और 10 आपका मैंने 31 दिसंबर तक हर हाल में ये टेंट आ जाना चाहिए, डिले होगा तो हम नहीं लेंगे, या डिले होगा तो जितना हम टेंट लगाते और जितना फायदा कमाते वो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, विशेष परिस्थितियों का उल्लेख कर दिया गया है कि नहीं? कर दिया गया है, तो यहाँ विशेष नुकसानी प्राप्त कर सकेगा कि नहीं? कर सकेगा। तो अब कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो अब बेरक शुरू किया जाए आपका, और इसमें कुछ है नहीं। तो अब आइए 73, देखिए पहले अपरिनिर्धारित और परनिर्धारित समझा दिया जाए। देखिए अपरिनिर्धारित का मतलब, एक उदाहरण देखा जाए, ए ने बी से विवाह की संविदा की और ऐसी कंडीशन में ये कहीं संविदा में नहीं लिखा गया था कि अगर ए या बी संविदा भंग करते हैं तो दूसरे पक्षकार को कितना मुआवजा देंगे, ये कहीं लिखा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में किस धारा के तहत मुआवजा दिलवाया जाएगा, 73। लेकिन अब ये आगे आइए, अब नियम बनाइए। ए ने बी से संविदा की, विवाह की संविदा में ये लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि अगर कोई पक्षकार आपका संविदा को भंग करता है तो वह दूसरे पक्षकार को 5 लाख रुपया मुआवजा देगा। तो क्या ये संविदा में स्पष्ट लिख दिया गया है कि नहीं? तो न्यायालय आपका 5 लाख। कौन है भाई, थोड़ा धीरे बात करिए भाई। तो न्यायालय 5 लाख रुपए से अधिक तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन 5 लाख रुपया या उससे कम जो न्यायालय को क्या लगे, उचित लगे, दिलवा सकता है। तो ये किस धारा में जाएगा, आपका 74। कौन सी धारा? तो अपरिनिर्धारित किस में है, 73, और पर निर्धारित किस में हो गया, 74। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब अगला देखिए 73 देखा जाए आपका बेयर की भाषा, संविदा भंग से, शब्दों पर पकड़िएगा, उसी को अंडरलाइन करिएगा। अब संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तो वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुई हो। ये लाइन अंडरलाइन करिए कि आपका प्रतिकर मने जो पाया जाता है वह किसके लिए पाया जाता है, तो संविदा भंग के कारण आपका प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से जो नुकसान हुआ है वही नुकसान दिलवाया जाएगा। ये सामान्य नुकसान हुआ, कैसा नुकसान? अब आइए एक उदाहरण, पहले इस पर यही वाक्य पूछा जाता है, ये लाइन याद रखनी है, आपका इसी में भरमा देगा। तो ये जो लाइन हम अंडरलाइन करा रहे हैं इसको याद रखना है, प्रकृतिया जो जो लिखा है। एक उदाहरण देखिए, ए ने बी से कहा कि हे बी, मैं तुम्हें 5 किलो चावल एक तारीख को 5 रुपये पर केजी के हिसाब से दूंगा। ये नहीं दिया, चावल की कीमत 10 रुपया हो गई। तो आपका बी अगर मार्केट में वह चावल खरीदा खरीदता तो कितना रुपया देता, 1 किलो का 10 रुपया, और वादा कितना हुआ था इनसे, 5 रुपया। तो 1 किलो पर अंतर कितना आया, 5 रुपया। तो 5 5 25 रुपया क्या दिलवा दिया जाएगा, मुआवजा। और क्या, जो प्रकृतिया कितना माने आपका हानि हुई, 25 रुपया, क्योंकि 1 किलो पर कितना हुआ। ये कैसे नुकसानी हुई बताइए, सामान्य की विशिष्ट, सामान्य।
अब ये कह दे कि नहीं दोगे, दूसरी जगह जाएंगे पेट्रोल फूकेंगे उसका भी लेंगे, तब वो अलग बात है। देखिए अब आगे अभी देखिए, ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष क्षति या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना है। इसका मतलब कि अगर आपको नुकसान जो संविदा भंग के कारण दुरुस्त हुआ है या प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष हुआ है, तो क्या उस रिमोटनेस या इनडायरेक्ट हानि के लिए भी आप मुआवजा पाएंगे? सामान्यतः नहीं। तो किस हानि के लिए मुआवजा दे नहीं होगा? कंपसेशन, तो दो दुरुस्त क्षति हैं, और दूसरा क्या है, जो आपका परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष, अंतर्निहित हम कहते हैं, अप्रत्यक्ष। अगला देखिए, संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिकर। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ जोड़ लीजिए, जो 68 से लेकर और 72 तक में जिन धाराओं में हमने नियम बताए थे कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन बनता है कि 68 से लेकर 72 तक में जो संविदा कल्प है उसके लिए कंपसेशन किस सेक्शन के तहत वसूल किया जाता है? 73 की, 74 की, 75 में। तो कौन सी धारा में कहा गया है? 73। मैंने किस में उसके लिए? 73 में, 74 में नहीं, किस में? 68 से 72 वाला कंपसेशन किस में? अब स्पष्टीकरण देखिए, किसी संविदा भंग से उद्भूत हानि या नुकसान का प्राकलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपालन से हुई असुविधा या उपचार के लिए वर्तमान थे। यानी कि आपका कर्तव्य है कि नुकसान और ज़्यादा कर दीजिए कि कम से कम करिए, कम से कम। अब आपका फिर एक बार देखिए, सामान्य नुकसानी सामान्यतः दिलवाई जाती है, विशेष नुकसानी तभी दिलवाई जाएगी जब या तो विशेष परिस्थितियों का ज्ञान पक्षकारों को हो या विशेष परिस्थितियां क्या की गई हो, आपका बता दिया गया हो। और इस पर केस कौन सा है? हेडले बनाम वैक्सनडेल, दूसरा सिम्पसन बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। और भारत में हेडले बनाम वैक्सनडेल के वाद को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, और वह केस नीचे लिखा गया है। एक आपका जमान AKAS बनाम मुल्ला दाऊद सन्स एंड कंपनी के बाद में जो सिम्पसन के केस में इंग्लैंड के न्यायालय ने कहा था, और जो हेडले के केस में, दोनों को स्वीकार कर लिया गया कि नहीं? स्वीकार। अब आ जाए 74 पर निर्धारित नुकसानी, यानी कि आपका लिक्विडेटेड कंपसेशन पर निर्धारित। मैं बता चुका हूँ कि संविदा करते समय ही संविदा के पक्षकार आपस में संविदा में ही ये तय करते हैं कि अगर कोई संविदा भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को इतना रकम देगा। तो विवाह की संविदा देखा जाए, आपका सबसे अच्छा है विवाह की संविदा ही। जैसे कि ए और बी विवाह की संविदा करते हैं, संविदा में ये लिखा गया है कि जो पक्षकार विवाह से इनकार करेगा वह दूसरे पक्षकार को 5 करोड़ रुपया मुआवजा देगा। पर ये आपका पहले से जब तय हो गया तो ये कैसी मने प्रतिकर कहा जाएगा? अपर निर्धारित की पर निर्धारित? पर निर्धारित। न्यायालय कितना दिलवा सकता है? क्या 5 करोड़ से अधिक अब दिलवा सकता है? नहीं, लेकिन उससे कम दिलवा सकता है, या पूरा 5 करोड़, जितना उसे क्या लगे, उचित लगे। पूरा नहीं, उससे अधिक नहीं दिलवा सकता। हाँ, इसमें इंग्लिश विधि के अनुसार ऐसी रकम को 2 भागों में बांटा गया है। आपका एक परिनिर्धारित नुकसानी और एक सेंसन, यानी कि एक पर निर्धारित नुकसानी और दूसरा कौन है? सेंसन। लेकिन भारत में आपका बंटवारा तो नहीं किया गया है, लेकिन दोनों में आपका एक ही में दोनों समाहित कर दिया गया है। जैसे सेंसन देखा जाए, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 किलो चावल दूंगा, और संविदा ये हुई है कि 5 किलो चावल नहीं दे पाता तो 2 लाख रुपया क्या करूंगा, हम प्रति कर देंगे।
तो ये अब प्रतिकर हैं कि शास्ति हैं, दंड स्वरूप हैं। यानी कि ये अब भारत में चाहे प्रतिकर हो चाहे सेंसन हो, एक क्वेश्चन बिहार में बना है कि तुम इतना पैसा नहीं दोगे ये दिन तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये शास्त्री के रूप में है कि नहीं है। तो बेरेक देखिए, आपका पर निर्धारित का मतलब पहले जान लीजिए कि पहले से ही संविदा में एक रकम क्या है, निर्धारित। तो कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 74। अब देखिए आपका 74 का बेरेक देखा जाए और इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका जहाँ की शास्त्र का अनुबंध है वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। देखिए सब, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी, तो विवाह वाला ही चले चले मैंने इसी का उदाहरण देखा जाए। ए ने बी से विवाह का वादा किया और ये तय हुआ था कि जो भी पक्षकार विवाह का वादा भंग करेगा वह दूसरे पक्षकार को 5 लाख रुपया क्या देगा, कंपसेशन। तो पहले से है कि नहीं निर्धारित, भंग की अवस्था में संदेह होगी मैंने दी जाएगी। या यदि शास्त्र के तौर का कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो तो चाहे प्रतिकर के रूप में हो या किस रूप में, दंड स्वरूप। तो चाहे यह साबित किया गया हो या न किया गया हो कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग किया है यथास्थिति ऐसी नामित राशि या अनुबद्ध शास्त्र से अनधिक, तो शब्द पकड़िए, अनधिक का मतलब कि उससे अधिक। तो बताइए 5 लाख वादा हुआ है तो क्या 6 लाख न्यायालय दिलवा देगा, उससे अनधिक शब्द पकड़िए। तो 5 लाख से अधिक नहीं, उसके आगे एक शब्द लिखा है युक्ति युक्ति प्रतिकर पाने का हकदार होगा। तो जहाँ ही रिजनेबल आ जाए तो तुरंत दिमाग में बैठाना है कि न्यायालय का ये विवेकाधिकार है कि या तो 5 लाख रुपया दिलवाए या जो उचित हो यानी कि उससे कम दिलवाए। हो सकता है 50,000 ही दिलवा दे, हो सकता है 2 लाख दिलवा दे, हो सकता है पूरा कितना दिलवा दे, 5 लाख। तो क्या 5 लाख से अधिक भी दिलवा सकता है, नहीं। अब कोई ना समझ में आया हो बताइए। जो नामित राशि है उससे अधिक भारत में किसी भी हाल में कंपसेशन नहीं। हाँ, या तो पूरा या जो कम हो लेकिन उससे अधिक नहीं, जो न्यायालय को क्या लगे उचित, रीजनेबल। यही क्वेश्चन आपका सतर्क रहना है। अब शास्त्री के लिए अगला प्रावधान है कि कौन शास्त्री हो सकता है। तो देखिए आपका स्पष्टीकरण यही बिहार में पूछा गया था। व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्त्री के तौर का अनुबंध हो सकेगा। ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया 5% की ब्याज पर और ये कहा कि अगर तुम 10 तारीख को पैसा वापस नहीं करते तो ब्याज की दर 10% हो जाएगी 5 से। तो ये जो व्यति चूक करने पर, डिफॉल्ट होने पर समय पर ब्याज की दर जो बढ़ रही हैं, आप लोग बताइए ये सेंशन माना जाएगा कि नहीं माना जाए। तो न्यायालय कितना ब्याज की दर दिलवा सकता है, या तो पूरा 10% या जो उसे क्या लगे उचित। हो सकता है 6 ही दिलवा दे, हो सकता है 7 दिलवा दे, लेकिन कितना से अधिक नहीं दिलवा सकता, 10 से। आपका अपवाद देखिए, जबकि कोई व्यक्ति कोई जमानतदार है तो भाई इसमें कम बेसी नहीं होगी, पूरा दिलवाना पड़ेगा। अगर आपका जैसे कि उदाहरण देखिए, ये अपवाद है, एक उदाहरण देखा जाए, आपका उदाहरण देखा जाए देखिए एक बार, ए ने बी की जमानत ली और जमानत के तौर पर न्यायालय में वादा किया कि 20,000 रुपया की हम गारंटी लेते हैं। तो अगर अभियुक्त फरार हो गया तो जमानतदार पकड़ा जाएगा और उससे 20,000 रुपया वसूला जाएगा। तो क्या इसमें कमी होगी कि पूरा, कमी नहीं होगी। ये अपवाद है धारा 74 का कि 20,000 है तो पूरा जमानतदार बने तो क्या वसूला जाएगा,
20,000, उसमें कमी बेसी नहीं। 20,000 वसूला ही जाएगा तुमसे, और नहीं दे तो सिविल कारागार भी जाओगे, जब्त हो गया तो वो अलग बात है। 6 माह है ना सिविल कारागार, 6 सप्ताह। सीआरपीसी में देखिए तो आया था क्वेश्चन भाई। 446 है, 4 4। हाँ, सीआरपीसी में समय पूछा जाता है भाई। रुकिए एक सेकेंड, देखते हैं भाई। आया था लेकिन हमें ही याद नहीं आ रहा है। 446 है। देख लिया जाए भाई, एक सेकेंड रुकिए, अब देख ही लिया जाए जब। हम्म, 446। 6 माह है, मिला। 446 में होना चाहिए। प्रक्रिया जब बांड जब्त हो जाता है। 6 मास आपका सिविल कारागार, आपका खंड दो का परंतुक है। 446 के खंड 2 का परंतुक पूछा गया था। 6 मास आपका जब बांड जो भरा है जब्त हो जाता है। देखिए आगे चला जाए, यानी कि अपवाद भी हो गया। इसके बाद से आपका 75 आ जाइए। संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिकर। तो जब वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार होगा जिसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है। तो सबसे अच्छा उदाहरण 39 देख लीजिए, और 39 में ही चलना है। 39 से पूछा भी गया है कि प्रतिकर किस धारा के तहत। तो आपका 75 एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि ए ने बी से विवाह का वादा किया कि 31 जनवरी 2023 को विवाह हम तुमसे करेंगे। तत्पश्चात 20 जनवरी को ही ए ने अपना वादा तोड़ दिया। तो बी के पास दो विकल्प है, या तो अब अधिकार पूर्वक अपनी ओर से वादा भंग करे और ए के खिलाफ मुकदमा करके क्या करे, मुआवजे की मांग, या 31 तक क्या करे, इंतजार। तो इंतजार, अब मुआवजा का रकम किस तारीख को दिया जाएगा, किस तारीख के आधार पर इंतजार करती है, तो 31 के आधार पर, और भंग कर देती है अधिकार पूर्वक, तो जिस दिन वह क्या की है, मुकदमा भंग की है। तो अब बताइए, जो बी है अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करती है, तो ए से मुआवजा पाने की हकदार होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ए ने तो अपना वचन निभाने से क्या कर दिया है, इनकार। तो कौन सी धारा, 75। तो 39 पर फिर एक केस बताइए। पूर्वकालिक संविदा भंग में या तो भंग के दिन जाइए या पालन के दिन तक इंतजार करिए। ये किस केस में आया हो, चेस्टर बनाम डिलाटूर। और विवाह की जो हमने उदाहरण बताया, फ्रास्ट बनाम नाइट। ये जो हमने उदाहरण बताया ये किस केस पर बने हैं, फ्रास्ट बनाम नाइट। इस प्रकार इधर का चैप्टर समाप्त। अब आपका ये कल चलेगा। कल अब आगे बढ़ाते हैं। आपका अगला चैप्टर हम उठाएंगे 8। 3 चैप्टर बचा है, और आपका कल प्रयास करेंगे और ज़्यादा खींचने का। 1 2 3 दिन में भाई ये निपटे जल्दी। अब तो बेयर एक्ट लेकर आइएगा कॉन्ट्रैक्ट की कल, क्योंकि लिखवाया कम ही जाएगा। बेयर एक्ट पर चिन्ह लगाते रहे, वहीं सिद्धांत उदांत लिखते रहिए। 1 2 केस रहेगा तो बेयर एक्ट पर ही आप लिख लेंगे। जैसे एडम्स बनाम जारविस का आता है, एक ही केस अब तक के इतिहास में आया है, एडम बनाम जारविस। किससे संबंधित है, क्षतिपूर्ति। बस बिहार में और यूपी में
इसके अलावा लास्ट के चैप्टरों से जल्दी केस नहीं आया। तो 80, देखिए 80% क्वेश्चन धारा 75 तक मिलेंगे और 20% क्वेश्चन अगला आपका जो 3 चैप्टर हम पढ़ाएंगे उससे मिलेंगे। तो